दोस्तों, आज मैं आपके सामने केवल किसी पुस्तक का स्मरण कराने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक विराट राष्ट्रीय स्वप्न को फिर से प्रज्वलित करने आया हूँ। वह स्वप्न जिसे हमारे समय के महानतम मार्गदर्शक डॉ. A.P. अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक प्रज्वलित मन भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना में संजोया था। ये पुस्तक केवल शब्द नहीं है, ये एक सच्चे देशभक्त की बेहतर राष्ट्र के लिए स्व सहायता मार्गदर्शिका है। इसका केंद्रीय विषय भारत के लोगों और विशेष रूप से इसके युवाओं को प्रेरित करना है, ताकि हमारा देश सन 2020 तक एक आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र बन सके। कलाम साहब का विश्वास था कि राष्ट्र का निर्माण उसके लोगों से होता है और लोगों के प्रयास से एक राष्ट्र वह सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है। हमें यह आवाज सुननी होगी जो हमसे कहती है, आगे बढ़ना शुरू करो। भाग 1, संकल्प और विरासत। कलाम साहब ने हमें याद दिलाया कि भारत के पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वह लोग हों, प्रतिभा हो, प्राकृतिक संपदा हो या अन्य संपत्ति। भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भले ही वे फिलहाल सुप्तावस्था में हों। हमारी समस्याएं दरअसल संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारे नजरिए की देन है। सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय मन पर छाई झट्ढास्ता और पराजय की मानसिकता को दूर करना। हमें यह समझना होगा कि विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का एकमात्र विकल्प यही है, अन्यथा हमें निरंतर गरीबी में नष्ट हो जाना होगा, जो दुनिया को राजनीतिक और आर्थिक रूप से नियंत्रित करने वाले कुछ देशों के अधीन होगा। गरीबी हमारा सबसे बड़ा शत्रु। पुस्तक की शुरुआत एक मार्मिक समर्पण के साथ होती है। कलाम साहब ने यह पुस्तक कक्षा 12 की छात्रा स्नेहल ठक्कर को समर्पित की। 11 अप्रैल 2002 को सांप्रदायिक गड़बड़ी के माहौल में आनंद में छात्रों से बात करते हुए यह सवाल उठा, हमारा दुश्मन कौन है? इस बच्ची ने वह जवाब दिया जिस पर सब सहमत हुए, हमारा दुश्मन गरीबी है। गरीबी ही हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है और अपनी लड़ाई का निशाना हमें इसे ही बनाना चाहिए, न कि हमारे अपनों को। एक वैज्ञानिक की कहानी। डॉ. कलाम का जीवन स्वयं में इस शक्ति का प्रमाण है। वह रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुए थे। उनके अब्बा जैनुलाब्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन उनमें एक अजीब सलाहियत थी। कलाम साहब का बचपन मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी महफूज था। उनका पुश्तैनी मकान रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में था, जो 19वीं सदी में बना एक काफी मजबूत पक्का मकान था। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर उनके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। उनके अब्बा हर शाम उन्हें मस्जिद ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके अब्बा के पक्के दोस्त थे और कलाम साहब ने अक्सर उन्हें अपने अपने रवायती लिबास में बैठकर रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते हुए याद किया है। उनके अब्बा ने उन्हें सिखाया कि जब आपदा होती है तो आप उसकी वजह समझने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। शुरुआती प्रेरणा। कलाम साहब के शुरुआती जीवन पर कई लोगों का असर रहा। 1. जलालुद्दीन, उनके रिश्तेदार और बाद में उनके बहनोई। यद्यपि वे कलाम साहब से 15 साल बड़े थे, फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे, लेकिन वे उस इलाके के इकलौते शख्स थे जो अंग्रेजी लिखना जानते थे। वह कलाम साहब से साइंस की इजाजत, मेडिसिन और लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। 2. शमशुद्दीन, उनके चचेरे भाई, जिनके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था। सन 1942 में दूसरी आलमगीर जंग के दौरान जब रामेश्वरम आने वाली ट्रेनें रद्द हो गईं, तो अखबारों के गट्ठर चलती ट्रेन से बाहर फेंके जाते थे। शमशुद्दीन ने कलाम साहब को मददगार रखा और शमशुद्दीन उनकी पहली आमदनी की वजह बने। कलाम साहब ने अपने अब्बा से दयांतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन पाया और अपनी माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली सीखी। उड़ने का सपना स्कूल में उनके शिक्षक याद राय सोलोमन बेहतरीन रहनुमा साबित हुए। सोलोमन ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 तत्वों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। आप इश्यू, यकीन और उम्मीद। कलाम साहब को बचपन से ही आसमान की सैर और परिंदों की परवाज हैरान करती थी। वे कहते हैं कि उन्हें यकीन था कि एक दिन वह जरूर परिंदों की तरह बुलंद और बुलंद उड़ान भरेंगे। और हकीकत ये है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला मिला तो फीस बहुत महंगी थी, करीब 1000 रुपये। उनके अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त उनकी माँ और आपा जौहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। भाग 2, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एकीकरण। डॉ. कलाम ने अपने जीवन को एक स्टेज रॉकेट की तरह देखा, जहां एक स्टेज को जेटसन करके अगला मिशन शुरू होता है। पहला चरण ISRO, यह सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण का समय था। 1980 में
उन्होंने SLV-3 के मिशन डायरेक्टर के रूप में टीम का नेतृत्व किया और भारत का पहला उपग्रह रोहिणी कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत एक्सक्लूसिव स्पेस क्लब का सदस्य बना। दूसरा चरण DRDO 1982 से शुरू हुआ। यह नाकामियों के प्रबंधन का चरण था। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR जैसे टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम के खिलाफ काम करने का समय था। इस चरण में भारत ने 2 स्ट्रेटेजिक मिसाइलों के डिजाइन, विकास और उत्पादन में क्षमता हासिल की, जिससे यह साबित हुआ कि हम यह कर सकते हैं। वी कैन डू इट। तीसरा चरण, इसमें परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनने के मिशन में भागीदारी शामिल थी। चौथा चरण, बच्चों के बीच 30 सितंबर 2001 को झारखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद कलाम साहब को यह एहसास हुआ कि तीसरे चरण का त्याग करने का समय आ गया है। उन्होंने केरल में माता अमृतानंदमयी के आश्रम का दौरा किया, जिन्होंने शिक्षा के साथ अध्यात्म को एकीकृत करने पर जोर दिया ताकि नेताओं और उद्यमियों की एक नई पीढ़ी बनाई जा सके। यह उनके जीवन का नया मिशन था। बच्चों के साथ बातचीत करके भारत का यथार्थ रूप भारत के बच्चों में तलाशना। ज्ञान समाज, कलाम साहब ने कहा कि प्राचीन भारत एक उन्नत ज्ञान समाज था। 21वीं सदी में ज्ञान पूंजी और श्रम की बजाय प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। ज्ञान समाज के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं: सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, प्रशासन और धन सृजन। ज्ञान हमें शिक्षा, सूचना और अनुभव से मिलता है और यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों तथा संतों से भी प्राप्त होता है। हमें अपनी क्षमताओं को कम आंकने की अपनी प्रवृत्ति को नष्ट करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत को छोटे लक्ष्य रखना एक अपराध है के इस सिद्धांत पर चलना होगा। मूल्य संवर्धन की आवश्यकता। हम एक राष्ट्र के रूप में गरीब क्यों हैं? कलाम साहब ने झारखंड, जो खनिज संपदा से भरपूर है, का उदाहरण दिया। उन्होंने बेरिलियम अयस्क की कहानी सुनाई। यह अयस्क भारत में खनन किया जाता था और सस्ते में निर्यात किया जाता था। बाद में अमेरिका ने हमें उस अयस्क से बने उच्च मूल्य वाले उत्पाद, मिसाइल गाइडेंस के लिए डायफ्राम, बेचने से मना कर दिया। ये घटना दिखाती है कि भारत अपने अपार धन पर मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, जबकि मूल्य संवर्धन से संपत्ति 10 से 100 गुना तक बढ़ सकती है। हमें केवल श्रम या कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं बने रहना चाहिए। मिशन मोड में काम विकास को गति देने के लिए हमारे कार्यक्रम और नीतियां मिशन मोड में लागू होनी चाहिए। मिशन हमेशा संगठनों से बड़े होते हैं और संगठन हमेशा व्यक्तियों से बड़े होते हैं। हमें खंडित शासन की मानसिकता को छोड़ना होगा, जहां एक विभाग दूसरे से अलग काम करता है। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट का उदाहरण दिया। प्लांट केंद्रीय था, लेकिन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना राज्य का विषय थी। समन्वय की इस कमी से वास्तविक समृद्धि बाधित होती है। मिशन मोड में, जैसे कि SLV-3 या बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रोजेक्ट में हुआ, गहन साझेदारी से कम कीमत पर तेज रफ्तार से विकास किया जा सकता है। भाग 3, युवा शक्ति का आह्वान। युवाओं के साथ अपने संवाद में कलाम साहब ने कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए। 1. स्वप्न और कर्म। एक बच्चे ने उनसे पूछा, आप हमेशा सपने देखने का ही संदेश देते हैं, ऐसा क्यों? इस पर कलाम साहब ने उत्तर दिया, स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न। स्वप्न ही विचार बनते हैं और हमारे विचार ही हमारे कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। 2. पहला वैज्ञानिक। एक अन्य बच्चे ने पूछा, दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन होगा? कलाम साहब ने उत्तर दिया, बच्चा ही पहला वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान का जन्म और अस्तित्व केवल सवालों से है। 3. रोल मॉडल। 15 वर्ष की आयु तक आपके पिता, माता और अध्यापक आपके सर्वोत्तम आदर्श हो सकते हैं। उन्होंने वहां उपस्थित शिक्षकों और माता पिता को कहा कि उन पर वाकई बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 4. क्षमता पर विश्वास। जब एक बच्चे ने पूछा कि क्या पाकिस्तानी हथियार भारत के हथियारों से मजबूत हैं, तो कलाम साहब ने कहा कि ये हमारे देश की एक अनोखी विशेषता है कि हम अपनी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं। भारत किसी भी प्रकार के मिसाइल या एटॉमिक वेपन्स बना सकता है। यह क्षमता दुनिया के मात्र 4 देशों के पास है। 5. चुनौतियों का सामना। MIT में अपने अनुभव को याद करते हुए जब उनके डायरेक्टर ने छात्रवृत्ति रोकने की धमकी दी, तो उन्होंने 3 रातों तक लगातार काम किया। उन्होंने महसूस किया कि जब कुछ दांव पर होता है तो मानव मन प्रज्वलित हो जाता है और काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चुनौतियां हमेशा अवसर लाती हैं। भाग 4, निष्पक्ष देशभक्ति और आध्यात्मिक बल। कलाम साहब ने हमें याद दिलाया कि हमारी स्वतंत्रता दशकों के संघर्ष का परिणाम थी। हमें अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि शक्ति का सम्मान शक्ति ही करती है, दुर्बलता नहीं। एकता ही शक्ति है। एक मजबूत राष्ट्र में 3 कारक अवश्य होते हैं: अपनी उपलब्धियों पर सामूहिक गौरव,
एकता और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता। भारत में धर्मनिरपेक्षता की नींव आध्यात्मिकता से ली जानी चाहिए। महान लोग धर्म को दोस्ती कायम करने का एक तरीका मानते हैं, जबकि छोटी सोच वाले लोग उसी धर्म का इस्तेमाल कर उसे लड़ने का एक हथियार बना लेते हैं। कलाम साहब ने अपनी ही पारिवारिक घटना का जिक्र किया, जब उनके परदादा ने रामेश्वरम में राम की संवर्धित विग्रह को डूबने से बचाया, जिसके लिए मस्जिद में विशेष दुआ हुई। कांची के शंकराचार्य ने 300 साल पुरानी मस्जिद को स्थानांतरित करने का विरोध किया, ये कहते हुए कि सुबह नमाज की आवाज उनके दिव्य कर्तव्यों के लिए वेकअप कॉल का काम करती है। 2. गुरुओं से शिक्षा। कलाम साहब ने आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने सुझाव दिया कि 5 विकासात्मक क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, IT, अवसंरचना के साथ एक छठा तत्व भी आवश्यक है, ईश्वर में विश्वास और लोगों का आध्यात्मिक विकास। यदि केवल भौतिक धन बढ़ेगा तो मनुष्य विलासिता में खो जाएगा। आध्यात्मिकता उसे वापस मार्गदर्शन करेगी। कलाम साहब ने यह भी कहा कि स्वयं सेवा ही महानता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शब्दों का उल्लेख किया, मैं हजारों हजार नरक भी भूख सकता हूँ, पर दूसरों की भलाई का काम अनावृत एक गिरते झरने की तरह करता रहूंगा। यही मेरा धर्म है। भाग 5। राष्ट्र के लिए मेरा संदेश। मेरे देशवासियों, मेरी इच्छा है कि आने वाले 20 वर्षों में भारत एक साक्षर और गरीबी से मुक्त राष्ट्र बने, जिसका शासन श्रेष्ठ नेताओं द्वारा किया जाए। हमें यह महसूस करना होगा कि राष्ट्र व्यक्ति से बढ़ा है। हमें आज जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। हमें यह विश्वास रखना होगा कि हम जहां भी हैं, इस देश के ज्ञान और सभ्यता के साथ हैं। हमें अपनी दबी हुई पहल और फंसी हुई ऊर्जा को मुक्त करना होगा। हमें विदेशी मॉडल उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने ही समाधान विकसित करने होंगे। मैं आपसे, मेरे युवा मित्रों से अंत में यह आह्वान करता हूं, कलाम साहब की युवा शक्ति की प्रतिज्ञा को दोहराएं। मैं भारत का एक युवा नागरिक हूं, प्रौद्योगिकी, ज्ञान और राष्ट्र के प्रति प्रेम से लैस। मैं महसूस करता हूं, छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है। मैं एक महान दृष्टि के लिए काम करूंगा और पसीना बहाऊंगा। वह दृष्टि है भारत को विकसित राष्ट्र में बदलना, जो नैतिक मूल्यों के साथ आर्थिक शक्ति से संचालित हो। मैं 1 अरब नागरिकों में से एक हूँ। केवल यही दृष्टि अरबों आत्माओं को प्रज्वलित करेगी। ये मुझ में प्रवेश कर चुकी है। प्रज्वलित आत्मा किसी भी संसाधन की तुलना में पृथ्वी पर, पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मैं विकसित भारत की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाए रखूंगा। आपके भीतर के प्रज्वलित मन को मेरा नमन। जय हिंद।